एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। मेरा नाम है अभिषेक। तो अब ये वीडियो होने वाली है डे 3 पे। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए गए हैं एनवायरनमेंट के, जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अपर पीसीएस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको, और कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रूप में एडवोकेट जनरल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, इसको अंत तक देखिएगा। देखिए, शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिल पाए इन वीडियोज़ का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम दे के आएंगे तब आप खुद समझ पाएंगे कि आपने अगर इसमें टाइम इन्वेस्ट किया है अपना, तो वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। वो जो आपने मेहनत की है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सारे अपडेट्स आते हैं, सारे करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन आती है, पीडीएफ्स मिलती हैं, सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो यहीं पे मिलती है। तो इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे वीडियो को देखते हैं वो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। इससे पहले 2 वीडियोस आ चुकी हैं, डे 1 की और डे 2 की। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देख लीजिएगा उसको। और इसकी जो पीडीएफ है वो सभी टेस्ट सीरीज़ के स्टूडेंट्स को दी जा रही है, चाहे वो एडवोकेट जनरल के टेस्ट सीरीज़ के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो पर पीसीएस प्री के टेस्ट सीरीज़ के स्टूडेंट्स हो, सबको ये मिल रही है पीडीएफ। तो अब देखते हैं इसमें स्टार्ट होता है। देखिए, कुछ चीज़ें मैंने इसमें इंग्लिश में ली हैं, कुछ हिंदी में भी हैं। एक्चुअली में इन्वायरमेंट का डेटा है, तो इन्वायरमेंट का डेटा हिंदी में बहुत कम है। हिंदी में इन सभी डेटा को बनाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में थोड़ा सा लिया है चीज़ों को। लेकिन मैं आपको सब चीज़ें समझाता चलूँगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों, चाहे आप हिंदी मीडियम के छात्र हों। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप हर चीज़ समझते चल जाएंगे। बस आप बिल्कुल एक ध्यान से इसको सुनते चल जाइएगा, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दुनिया में सबसे पहली कॉन्फ्रेंस, यानी सबसे पहली जो मीटिंग हुई पर्यावरण को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, वो कब हुई उसको देखते हैं। तो 1972 में हुई। 1972 में यूनाइटेड नेशंस ने, यानी संयुक्त राष्ट्र की कॉन्फ्रेंस हुई इन्वायरमेंट की। कहाँ पे हुई? स्टॉकहोल्म में। देखिए, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, सब कुछ आप पढ़ते चले जाइए। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये पहली, दुनिया की पहली कॉन्फ्रेंस थी जो इन्वायरमेंट को लेके, इन्वायरमेंट का जिसमें एक मेजर इशू बना, तो ये इसके लिए पहली थी। स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन इससे निकल के आता है। देखिए, जिस भी शहर में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, उस शहर के नाम से एक डिक्लेरेशन आ जाती है, यानी कि घोषणा आ जाती है कि उस मीटिंग में क्या क्या घोषणा की गई, तो उस शहर के नाम से उसको जाना जाता है। तो इस तरह आपको कई सारे मिलेंगे। जैसे न्यू दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में कहीं मीटिंग होती है तो उसको कहा जाता है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, कि दिल्ली का डिक्लेरेशन है, दिल्ली का घोषणा पत्र है। तो इस तरह से जो दुनिया की पहली कॉन्फ्रेंस हुई इन्वायरमेंट पे, वो 1972 में हुई। पहली बात तो ये स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, और इसके अंदर 26 प्रिंसिपल थे। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आप बस उसको ध्यान से देखते चले जाइएगा, सुनते चले जाइएगा। जो फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको। तो फैक्ट यही है कि दुनिया की पहली कॉन्फ्रेंस 1972 में हुई, स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन कहा जाता है उसको, और 26 प्रिंसिपल्स उसमें बनाए गए। उसके बाद यहाँ पे आता है कि जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, तो ये उसका पूरा नाम था। यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस थी किस पे? ह्यूमन इन्वायरमेंट पे। स्टॉकहोल्म में हुई थी, और 5 से 16 जून 1972 में हुई थी। देखिए, दिख रहा है आपको ये? आप इसको देख सकते हैं, इसको जूम कर देता हूँ। देखिए, 5 से 16 जून 1972 को ये मीटिंग हुई। तो इससे क्या निकल के आया? देखिए, 5 से 16 जून 1972 को हुई, तो इससे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई। एक तो 5 जून की डेट। देखिए, 5 जून की डेट को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो बनाते हैं, वो हम यहीं से, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस जो हर वर्ष मनाया जाता है, वो इसी 5 जून की डेट की वजह से मनाया जाता है, क्योंकि 5 जून को स्टॉकहोल्म में क्या हुई थी? मीटिंग हुई थी। उसके बाद जो यूएनईपी निकल के आती है, यूनाइटेड नेशंस का इन्वायरमेंट प्रोग्राम, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वो निकल के आती है, वो भी इसी की वजह से निकल के आती है, स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस की वजह से। और जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को, वो इसी वजह से हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। उसके बाद बात आती है अर्थ समिट की। तो देखिए, अर्थ समिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको रियो डी जेनेरियो समिट भी कहा जाता है ना, यूएनएफसीसीसी का समिट भी कहा जाता है, कई तरह से समिट आप बोल सकते हैं उसको। अर्थ समिट 1992 में हुआ था। सॉरी, कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, ये इसकी कैपिटल नहीं है ब्राज़ील की, एक इंपॉर्टेंट शहर है वहाँ पे। तो मीटिंग का नाम क्या था? मीटिंग का नाम था, यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई, कहाँ पे? इन्वायरमेंट पे और डेवलपमेंट पे, यानी कि पर्यावरण के लिए और विकास के लिए एक मीटिंग हुई। यूएनसीईडी इसको कहा गया। इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। कहाँ पे हुई? रियो डी जेनेरियो में हुई, ब्राज़ील में। कब से कब तक हुई? 3 से 14 जून तक हुई 1992 में। जो स्टॉकहोल्म हुई थी वो 1972 में हुई थी, और ये 1992 में हुई। उसके बाद जब ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई, तो इसका जो 20वां संस्करण था, 20वीं एनिवर्सरी थी ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस इन स्टॉकहोल्म स्वीडन इन 1972। यानी कि ये जो 1992 वाली, यानी कि जो अर्थ समिट की जो मीटिंग हुई, ये कब हुई? ये जब जो ऊपर हमने पढ़ा स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस, उसकी जब 20वीं एनिवर्सरी थी, क्योंकि वो 1972 में हुआ था। अगर आप 1972 में 20 साल जोड़ेंगे तो 1992 में आएंगे। तो 1972 की जो
में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी स्वीडन में, उसकी 20वीं एनिवर्सरी पे ये मीटिंग की गई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, जो 3 से 14 जून 1992 तक चली ब्राज़ील में। उसके बाद UNCED से हुआ क्या, UNCED का जो रिजल्ट था उससे निकल के आया एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मतलब क्या है कि देखिए 1992 का मतलब ये है कि 20वीं शताब्दी चल रही है। 1992 में जब ये मीटिंग हुई तो 20वीं शताब्दी चल रही थी, और 8 साल बाद 2000 से 21वीं शताब्दी स्टार्ट होनी थी। तो एजेंडा 21 में ये कहा गया कि 21वीं शताब्दी में हमको क्या करना है ना, हमारे क्या गोल होने चाहिए पर्यावरण के प्रति 21वीं शताब्दी में, तो इसलिए उसका नाम एजेंडा 21 रखा गया। तो रिजल्ट ऑफ द UNCED कॉन्फ्रेंस क्या थी, एजेंडा 21। ये डेयरिंग प्रोग्राम था, यानी कि बहुत ज़्यादा एक प्रोग्राम था क्या करने के लिए, ऑफ एक्शन कॉलिंग फॉर न्यू स्ट्रेटजीज़, की नई नई हमें तकनीक लानी है, स्ट्रेटजीज़ लानी है, जिससे कि हम अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य में इन्वेस्ट कर सकें टू अचीव ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास, यानी कि एक ऐसा विकास जो विकास हमारे लिए तो सही है लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए हानिकारक ना हो, यानी कि हमारे लिए भी विकास हो और हम आगे आने वाली पीढ़ी को भी कुछ दे पाएँ, उसको सतत विकास कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो 21वीं शताब्दी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए, UNCED कॉन्फ्रेंस की वजह से ये एजेंडा 21 निकल के आया। फिर अर्थ समिट के कई सारे अचीवमेंट थे, तो यानी कि जो ये 1992 की अर्थ समिट हुई तो इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें आई, तो उसके वजह से सबसे पहले क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो में आया तो रियो का एक डिक्लेरेशन हुआ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले कि रियो का एक डिक्लेरेशन हुआ और उसके साथ 27 प्रिंसिपल आए, 27 यूनिवर्सल प्रिंसिपल उसने दिए उसमें। उसके बाद UNFCCC बना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC की जो फॉर्मेशन हुआ वो इसी की वजह से हुआ। ये ग्लोबल वार्मिंग कन्वेंशन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग को जो फोकस करता है वो UNFCCC करता है। इस आपने सुना होगा कि UNFCCC की हर साल मीटिंग होती है, अभी इसको भी पढ़ेंगे डिटेल में। और ये अपने आप में एक बाइंडिंग ट्रीटी है, यानी कि जो भी देश UNFCCC को साइन करेगा उस पर कुछ बाइंडिंग्स लग जाएंगी, यानी कि उसको उस तरह से काम करना पड़ेगा जिस तरह से UNFCCC चाहता है। फिर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि CBD, यानी कि जैसे ये हम कहते हैं UNFCCC साइन हुआ, CBD साइन हुआ, CCD साइन हुआ, तो ये सब चीज़ें क्या हैं वो हम देख रहे हैं। तो UNFCCC साइन हुआ, फिर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ, ये भी अपने आप में एक बाइंडिंग ट्रीटी है। और उस जो भी कंट्री इसको साइन करता है उसको एक इन्वेंट्री, यानी कि एक लिस्ट बना के तैयार रखनी पड़ती है कि उसके देश में या उसकी जगह पे कौन कौन से पौधे हैं, प्लांट्स हैं, और कौन कौन से जंगली जानवर हैं, और जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ यानी कि वो स्पीसीज़ जिनको खतरा है लुप्त होने का, उनको उनको बचा के रखना है, तो उनकी लिस्ट वगैरह सब मेंटेन करके रखनी पड़ती है उन कंट्रीज़ को जो इसको साइन करते हैं। उसके बाद निकल के आता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी UNCCD इसको कहा जाता है। ये डेजर्टिफिकेशन यानी कि जो आप कह सकते हो जो रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है हर देशों में, जो रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है। रेगिस्तान का विस्तार का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हम पेड़ पौधे काट रहे हैं तो वहाँ पे हरियाली खत्म हो रही है और सूखी भूरी ज़मीन फैलती जा रही है। तो उसको रोकने के लिए, उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये बनाया गया था UNCCD। फिर एक डिक्लेरेशन आया प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट को के जो सिद्धांत हैं उसके ऊपर कन्वेंशन आया, और एक कमीशन भी बनाया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो ये इतना सारा काम हुआ है अर्थ समिट से 1992 की। उसके बाद बात आती है साइट्स की। देखिए साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशन है ये किसी चीज़ पे, इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे, किसकी, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। अब देखिए कई सारे जानवर हुए, पौधे, पेड़ पौधे हुए, जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं यानी कि जंगलों में पाए जाते हैं, उनका देशों के बीच में ट्रेड होता है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में वो चीज़ें खरीदी बेची जाती हैं। तो अब एक साइट्स कन्वेंशन बनाया गया, यानी कि एक ट्रीटी बनाई गई इसमें। तो इसमें यह कहा गया कि जो भी कंट्रीज इसका पार्ट बनेंगे उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके देश में जो भी ट्रेड हो रहा है वो सब तरीके से ट्रेड हो, और इस तरह से ट्रेड हो कि हम उस स्पीशी को बिना लुप्त हुए, बिना ज़्यादा हानि पहुँचाए हम उनका ट्रेड कर सकें। तो मैं समझा देता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है कि ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था बिटवीन गवर्नमेंट्स, यानी सरकारों के बीच में होता है। सबसे बड़ी बात, प्राइवेट लोग नहीं है या NGO नहीं है, सरकारों के बीच में होता है। इट्स एम इज़ टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा वाइल्ड एनिमल में यानी कि जंगली जानवरों में और पौधों में, वो उनके सर्वाइवल पे खतरा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो लुप्त ही होना शुरू हो गई। जिस तरह से मॉरिशस में एक बर्ड आती है डोडो बर्ड, तो डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट ही हो गई, वो खत्म हो गई, यानी कि दुनिया में अब डोडो बर्ड कभी वापस नहीं आ सकती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्रेड अगर कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश में, तो आप किसी स्पीशीज़ को इतना मार दो या इतना ख़त्म कर दो, किसी प्रजाति को, किसी जानवर की या किसी पौधे की, कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, दुनिया में दोबारा पैदा ना हो। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए साइट्स बनाया गया। तो साइट्स वाज ड्राफ्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ रिजोल्यूशन। अब साइट्स जो बनाया गया वो कब बनाया गया, 1963 में एक मीटिंग हुई IUCN की। IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन है कंजर्वेशन ऑफ नेचर का। तो उसमें जो IUCN की मीटिंग हुई, उसके मेंबर्स की जो मीटिंग हुई 1963 में, उसकी वजह से साइट्स बना।
जो टेक्स्ट था कन्वेंशन का उसको फाइनली एग्री किया गया, 80 कंट्रीज़ ने उसको एग्री किया। कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए में। इसलिए इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है, ये मैंने आगे लिख भी रखा है इसको। इसलिए साइट्स को, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड वाला जो है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि वॉशिंगटन कन्वेंशन किस चीज़ के लिए है, रामसार कन्वेंशन किस चीज़ के लिए, ऐसे अलग अलग कन्वेंशन पूछ लेगा आपसे। तो जो वॉशिंगटन कन्वेंशन है वो क्या है? वो साइट्स है, यानी कि CITES, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में। और 3 मार्च 1973 में और 1 जुलाई 1975 को साइट्स जो है वो एनफोर्स कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे इसको जूम कर देता हूँ। देखिए साइट्स के तहत 3 अपेंडिक्स हैं, 3 अपेंडिक्स हैं। एक अपेंडिक्स 1 है, अपेंडिक्स 2 है और अपेंडिक्स 3 है। तो अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3, पहली बात तो ये पूछ सकते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसके तहत है? ये साइट्स के तहत है। और इन अपेंडिक्स में क्या है वो देख लेते हैं। अपेंडिक्स 1 में उन पेड़ पौधों के नाम हैं जो स्पीशीज़ बिल्कुल एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, यानी कि लुप्त होने के कगार पे हैं। अगर उनकी देखभाल नहीं की गई और जो हंटर्स हैं, यानी कि जो पोचर्स हैं, जो उनको मारते हैं, जो शिकारी हैं, अगर उन्होंने उनको मार दिया तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे में 15% तो एनिमल स्पीशीज़ पाई जाएंगी और 85% प्लांट की प्रजातियाँ पाई जाएंगी जो ख़त्म होने के बिल्कुल कगार पे है। तो इंटरनेशनली कमर्शियल ट्रेड जो है वो जनरली प्रोहिबिट है, यानी कि कमर्शियल ट्रेड, व्यापार के लिए जो ट्रेड है उनका वो पूरी तरह से बंद है, पूर्णतः बंद है अपेंडिक्स 1 में जो पेड़ पौधे या जानवर रहते हैं। उसके बाद बात आती है अपेंडिक्स 2 में। देखिए अपेंडिक्स 1 में सिर्फ 3% चीज़ ही ऐसी हैं पूरी दुनिया में। अपेंडिक्स 2 में मैक्सिमम 97% लगभग चीज़ें आ जाती हैं। तो वो क्या आ जाती हैं कि स्पीशीज़ नॉट नेसेसरी थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन बट में बिकम सो अनलेस ट्रेड इज रेगुलेटेड। देखिए स्पीशीज़ जो इसके तहत हैं वो अभी ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म होने के कगार पे, लुप्त होने के कगार पे नहीं है, लेकिन अगर उन पे तरीके से ट्रेड ना किया जाए, रेगुलेटेड ट्रेड ना हो, तो वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा सरकारों को ध्यान रखना है, यानी कि इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड अलाउड है लेकिन कंट्रोल्ड है, कि किस तरीके से ट्रेड करना है वो बताया जा रहा है इसके तहत। तो 65% इसमें एनिमल स्पीशी हैं और 35% इसमें प्लांट स्पीशी हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं हमेशा सवाल कि अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3 ये किसके तहत आती हैं? तो ये साइट्स कन्वेंशन के तहत आती हैं। साइट्स कन्वेंशन को और क्या कहा जाता है? तो वॉशिंगटन कन्वेंशन कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट आता है अपेंडिक्स 3। देखिए अपेंडिक्स 3 क्या कहता है कि स्पीशीज सब्जेक्ट टू रेगुलेशन विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ पार्टी एंड फॉर विच द कॉपरेशन ऑफ अदर पार्टीज इज नीडेड टू कंट्रोल इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि एक देश के अंदर, अगर अपेंडिक्स 3 का मतलब ये है कि वो कोई स्पीशी एक देश के अंदर है और अगर वो या दो देशों के अंदर है, एक देश से ज़्यादा देशों में है, तो दो देशों के बीच में अगर उनका आना जाना है, यानी स्पीशीज़ माइग्रेट करती हैं, तो उनके बीच में किस तरह से आप कहेंगे समन्वय होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तो वो चीज़ पे देखी जाती है। उसके बाद ये देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि जो कन्वेंशन है, यानी कि जो साइट्स है, कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है, जिसको साइट्स कहा जाता है, इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में साइन हुआ था और एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। जो भी इसको साइन कर लेगा वो एक लीगली बाइंड हो जाएगा और उसको उसी तरह से काम करना पड़ेगा जिस तरह से साइट का चार्टर कहता होगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद आता है ये, अब देखिए साइट का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? साइट का जो सेक्रेटेरिएट है वो UNEP में ही है। तो जो UNEP, या आप ये कह सकते हो कि UNEP होस्ट करता है साइट्स का सेक्रेटेरिएट। ये कोऑर्डिनेट करता है, एडवाइस करता है, सर्विसिंग रोल देता है इस कन्वेंशन को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइट का सेक्रेटेरिएट कहाँ मिलेगा आपको? साइट का सेक्रेटेरिएट का जो एड्रेस है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साइट का सेक्रेटेरिएट आपको जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा। उसके बाद आती है कि कौन सी पार्टीज़ जो हैं, जो कन्वेंशन की पार्टीज़ होती हैं, वो क्या क्या करती हैं। तो ये हमने देख लिया, साइट एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो देश की सरकारें हैं वो करेंगी। ये लीगली बाइंडिंग है पार्टीज़ पे, जो भी पार्टीज़ को साइन कर लेगी उसको लीगली बाइंड होना पड़ेगा और उसको उस तरह से काम करना पड़ेगा जिस तरह से इसका चार्टर चाहेगा। साथ ही साथ इट डज़ नॉट टेक प्लेस द नेशनल लॉज। अब देखिए मान लेते किसी देश के अंदर कोई राष्ट्रीय कानून बने हुए हैं किसी चीज़ को लेके और साइट्स के भी अपने कानून हैं, तो ऐसा नहीं है कि देश के कानून के ऊपर साइट्स का कानून हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देश का कानून पहले रहेगा। देश ने जो भी कानून बना रखा है अपने अपने देशों में, सभी देशों ने, भारत ने कुछ कानून बना रखे हैं, चाइना ने कुछ कानून बना रखे होंगे, वियतनाम ने कुछ कानून बना रखे होंगे। तो लेकिन इन सब ने अगर साइट्स को भी साइन कर रखा है तो साइट का कानून अगर क्लैश आएगा नेशनल कानून के सामने, नेशनल लॉ के सामने, तो नेशनल लॉ को पहले तवज्जो मिलेगी, उसको पहले रखा जाएगा, जो साइट का कानून है उसको बाद में रखा जाएगा। तो ये चीज़ ये बताना चाह रहा है। उसके बाद आती है कि द स्पीशीज़ कवर्ड बाय साइट्स, उनको 3 अपेंडिक्स में बांटा गया है। ये मैंने आपको बता दिया, अपेंडिक्स 1 है, अपेंडिक्स 2 है और अपेंडिक्स 3 है। पहले अपेंडिक्स में वो हैं जो एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे हैं, तो इसके लिए सरकारों को बहुत काम करना पड़ेगा, उनको अपेंडिक्स 1 में डाल दिया गया। अपेंडिक्स 2 में वो है कि जो खतरे अभी खतरे में नहीं है, लेकिन अगर ट्रेड रेगुलेट नहीं किया जाए
तो वो खतरे के तहत आ सकते हैं। और अपेंडिक्स 3 वो कहता है कि स्पीशीज़ दैट आर प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री विच हैज़ आस्क्ड अदर साइड पार्टी फॉर असिस्टेंस, यानी कि एक देश में तो वो है, प्रोटेक्टेड है, और वो दूसरे देश से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आप लोग जो हैं उस जानवर को प्रोटेक्ट करो। क्यों? क्योंकि वो जानवर माइग्रेट करता है। पता चले जैसे कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो इंडिया से बांग्लादेश में या इंडिया से भूटान में माइग्रेट करते हैं। तो अब इंडिया में भी है वो जानवर, कुछ टाइम बाद माइग्रेट करके, जैसे रॉयल मानस नेशनल पार्क है, तो मानस नेशनल पार्क असम में भी है, और रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान का, यानी कि मानस नेशनल पार्क इतना बड़ा है कि वो भारत के असम में भी है और भूटान में भी है। तो अब कुछ जानवर जो हैं वो कभी भूटान में की टेरिटरी में होते हैं और कुछ कभी इंडिया की टेरिटरी में होते हैं। तो दोनों ने अपेंडिक्स 3 पे वो साइन करेंगे कि भाई ये वाले जानवर कभी आपके यहाँ आते हैं, कभी हमारे यहाँ आते हैं, तो हम दोनों देशों को मिलके उन जानवरों को प्रोटेक्ट करना है। तो ये साइट्स कहना चाहता है। तो उसके 3 अपेंडिक्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। साइट के अपेंडिक्स के तहत कितनी स्पीशीज़ पाई जाएंगी? करीब करीब कहा जा रहा है कि 25,000 प्लांट स्पीशीज़ मिलेंगी और 5,000 एनिमल स्पीशीज़ मिलेंगी। अपेंडिक्स 1 में 600 एनिमल हैं, 300 प्लांट हैं। अपेंडिक्स 2 में 1400 एनिमल हैं, 25,000 प्लांट्स हैं, और अपेंडिक्स 3 में 270 एनिमल स्पीशीज़ हैं, 3 प्लांट स्पीशीज़ हैं। ये साइट्स की जो वेबसाइट है उसी से डेटा लिया हुआ है, तो बिल्कुल एक्यूरेट डेटा है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आती है कि 20 दिसंबर 2013 को जब 68th सेशन हुआ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तो उसने ये प्रोक्लेम किया कि 3 मार्च, जिस दिन द डे ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी साइट्स जिस दिन साइन हुआ 1973 में, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट करेगी, जिससे कि दुनिया में वाइल्ड एनिमल और प्लांट्स के संरक्षण के लिए अवेयरनेस पैदा हो सके। तो 2013 में, यानी कि 1973 में आप कह सकते हो कि ये बन गया था साइट्स। 2013 में जब 68वां सेशन था यूएनजीए का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तो उस टाइम पे ये डिसीजन लिया गया कि 3 मार्च को, जिस दिन ये साइन हुआ था 1973 में, 3 मार्च को हर साल यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बनाएगा, यानी कि विश्व, आप कह सकते हो, जो जंगली जंतु हैं उनका जो दिवस है उसको मनाया जाएगा। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विल बी सेलिब्रेटेड इन 2022 में जो सेलिब्रेट किया जाएगा उसकी थीम क्या होगी? रिकवरिंग की स्पीशीज़ फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो ये इसकी थीम है 2022 की। उसके बाद आता है ICCWC, ये इसी के तहत है। तो ICC का मिशन है, वो क्या मिशन है कि हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी कि अब देखिए, मान लेते हैं कि कुछ लोग इलीगली ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको पनिश कौन करेगा, या कौन कौन लोग होंगे जो इन पे मॉनिटरिंग रखेगा, नज़र रखेगा कि कहाँ पे जंगली जानवरों का, पौधों का इलीगल ट्रेड हो रहा है, यानी कि अवैध उनका व्यापार हो रहा है, तो उस चीज़ पे कौन नज़र रखेगा? उस चीज़ पे नज़र रखेगा ICCWC। तो ICCWC क्या है? ये है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ क्राइम है, जो जीव जंतु से लेके जो वाइल्ड लाइफ का जो क्राइम है, उससे जो लड़ने का काम है वो ICCWC का काम है। इसके तहत 5 इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जुड़ी हुई हैं, जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस इसमें काम करती हैं। तो 5 ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं? एक तो आता है साइट का सेक्रेटेरिएट, जो जिनेवा में हमने पढ़ा अभी, वो वाला। उसके बाद इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस जो है, यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस है ड्रग्स एंड क्राइम, यानी UNODC, और उसके बाद आता है वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WCA। तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके तहत हैं, ICCWC के तहत, और वो ये देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोकने के लिए हमें क्या करना है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि इंटरनेशनल कंसोर्टियम यानी ICCWC के तहत इन 4 ऑर्गेनाइजेशन में से कौन सी नहीं है? तो 5 में से 4 ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे देगा, तो 3 तो सही देगा और 1 गलत दे देगा। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ICCWC की वेबसाइट से लिया है कि साइट्स हैं, इंटरपोल है, UNODC यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस है ड्रग एंड क्राइम पे, वर्ल्ड बैंक है, और WCO यानी कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। वो सब चीज़ें ध्यान रखती हैं कि इंटरनेशनली ट्रेड अगर हो तो वो इलीगल ना हो, कानून के तहत हो। उसके बाद आता है साइट के तहत एक चीज़ और आती है एलिफेंट्स की किलिंग के लिए, यानी कि हाथियों को जो मारा जा रहा था, अफ्रीका के हाथियों को और एशिया के हाथियों को, तो उसके लिए इन्होंने साइट्स ने एक माइक प्रोग्राम चलाया, साइट्स मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो मॉनिटरिंग द, इसका M लिया, इसका I लिया, इसका K लिया और इसका E लिया, तो इससे एक माइक प्रोग्राम बनाया। एक साइट बेस्ड सिस्टम है, यानी कि साइट पे जा जाके देखेंगे, यानी कि अलग अलग जो एलिफेंट रिजर्व्स हैं आप वहाँ पे जाके देखेंगे, तो मॉनिटर ट्रेंड्स इन लेवल्स ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, की किस तरह से इलीगल किलिंग की जा रही है एलिफेंट्स की, उसके तहत इसको बनाया गया, अफ्रीका के एलिफेंट्स के लिए और एशिया के एलिफेंट्स के लिए। भारत में ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या ये सभी आप कह सकते हैं कि ये सभी एलिफेंट रिजर्व्स हैं जो माइक प्रोग्राम के तहत आते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो चिरांग रीपो एलिफेंट रिजर्व है, दियोमाली एलिफेंट रिजर्व है, दिहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व है, फिर गारो हिल्स है, ईस्टर्न दुआर्स है, मयूरभंज है, शिवालिक, यानी शिवालिक ये उत्तराखंड का ही है, उसके बाद मैसूर एलिफेंट रिजर्व है, नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व है, और वायनाड एलिफेंट रिजर्व है। तो ये सभी एलिफेंट रिजर्व जो हैं वो माइक प्रोग्राम के तहत आते हैं। इसके बाद माइक जब सक्सेसफुल हुआ तो माइक के बाद एक माइक प्लस चलाया गया, माइक्स प्लस प्रोग्राम चलाया गया।
इसका काम क्या था? कंटिन्यू सपोर्ट फॉर जनरेटिंग डेटा ऑन द स्टेटस एंड ट्रेंड्स इन अफ्रीकन एलिफेंट पॉपुलेशन। तो अफ्रीका के हाथियों की जो जनसंख्या है उसके लिए कॉन्टिन्यूस सपोर्ट चलाने के लिए माइक के बाद माइक प्लस आया, और इसको डोनर कौन है? इसका यूरोपियन यूनियन। और ये टाइम फ्रेम क्या है इसका? 6 साल का है, 2020 से 2026 तक ये चलेगा। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, टाइम फ्रेम 2020 से 2026। इसका डोनर कौन है? यूरोपियन यूनियन। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि यूएनईपी, देखिए यूएनईपी हमने पढ़ा अभी स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस से बना था 1972 में, तो उसको 2022 में 50 साल होने जा रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि यूएनईपी को कितने साल होने वाले हैं? 50 साल होने वाले हैं। कब बना था? 1972 में बना था, और अब 2022 में उसको 50 साल हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूएनईपी पे सवाल बन सकता है क्योंकि उसको 50 साल हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखिए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये अर्थ समिट जो 1992 में हुई थी रियो डी जेनेरियो से, उससे निकल के आई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तहत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो हम समझते हैं ज़रा। जो कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, इसकी जो मीटिंग होती है उसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहते हैं, सीओपी कहते हैं। कॉप की जो मीटिंग होगी, सीओपी की कॉन्फ्रेंस होगी जो पार्टीज़ की। पार्टीज़ वहाँ पे कौन है? पार्टीज़ वो देश हैं जिसने सीबीडी को साइन कर रखा है। सीबीडी यानी कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो शॉर्ट में बोलते हैं सीबीडी बोलते हैं। मैं यहाँ पे सीबीडी बोलूँगा बार बार, जिससे कि लंबा ना खींचे, कि सीबीडी को जिसने भी साइन किया उसको पार्टी बोलेंगे, और वे पार्टी जब सब आपस में बात करेंगे तो उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहेंगे, यानी कि कॉप कहेंगे। तो जो सीबीडी है ये फोर्स में आया 29 दिसंबर 1993 को, 1993 को। इसके 3 खास ऑब्जेक्टिव थे। क्या क्या काम था इसका? एक तो भाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, यानी उसको संरक्षण करना है। सस्टेनेबल यूज़ करना है, सतत आप कह सकते हो कि जो इस्तेमाल है उसका उपयोग है, सतत उपयोग करना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स का। उसके बाद आता है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स, यानी कि एक फेयर रूप में और इक्विटेबल रूप में, यानी कि मुझे भी मिले और साथ वाले को भी मिले, इस तरह से मुझे बेनिफिट्स जो मिलते हैं हमें जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज़ करके, उसका बेनिफिट सबको मिले, तो वो चीज़ इसके तहत कही गई है। इसके तहत फिर निकल के आती है कुछ आईची टारगेट्स आते हैं। ये आईची टारगेट्स आपने पढ़े होंगे। जब 10th मीटिंग हुई सीओपी की 2010 में नागोया आईची प्रेफ्रेक्चर जापान में, तो देखिए 10वीं मीटिंग थी सीओपी, यानी कि यही यूएनसीबीडी की 10वीं मीटिंग थी 2010 की, नागोया में हुई जापान में। वहाँ पे एक आईची प्रेफ्रेक्चर एक जगह है, तो वहाँ पे जब ये मीटिंग हुई तो वहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक प्लान निकल के आया बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। उसके तहत आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स निकल गया, क्योंकि आईची पे जो हुआ था, वो आईची एक जगह का नाम हो गया, तो वहाँ पे हुआ था, तो उसके तहत बायोडाइवर्सिटी के टारगेट्स निकल के आए, और 2011 से लेकर 2020 के पीरियड में उसको अचीव करना था, ये लक्ष्य रखा गया कि 2011 से 2020 के पीरियड में हम इन आईची टारगेट्स को अचीव करेंगे। 20 टारगेट हैं, सारे आगे लिख रखे हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो पार्टीज़ थी सीबीडी की, उन्होंने 2010 में, ये मैंने आपको बता दिया, नागोया में जापान में इसको साइन करा, अडॉप्ट किया स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011-20। और यूनाइटेड नेशंस ने क्या करा, यूएनजीए ने 2011 से लेकर 2020 की जो ये जो दशक था, आप कह सकते हो डेकेड था, इसको यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी घोषित कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि यूनाइटेड नेशन ने डेकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी किसको घोषित किया था? तो 2011 से लेकर 2020 तक को घोषित किया था। देखिए पेपर आपका अपर पीसीएस हो या एडवोकेट जनरल का पेपर हो, ये बहुत टाइम बाद हो रहे हैं। अपर पीसीएस 2016 के बाद अब 2022 में हो रहा है, और ये वाला जो एडवोकेट जनरल है, आप इससे पहले कह सकते हो एक हाई कोर्ट का पेपर हुआ था 2018 का, तो उसके बाद अब हो रहा है। तो यानी कि ये जो करंट अफेयर है, ये एक तरह से आप कह सकते हो करंट अफेयर है 2020 की, 2021 की, ये जरूर पूछ जाएगी आपसे, क्योंकि पिछले 2-3 साल का करंट अफेयर वो आपसे पूछेगा। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ते चल जाइएगा, कुछ भी मत छोड़िएगा। देखिए ये मैंने यहाँ से साइट से ही लिया है कि स्ट्रेटेजिक प्लान है, फिर बायोडाइवर्सिटी और 2011-20 का, और आईची टारगेट्स हैं, ये इनका कहना था। लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, ये इसकी टैगलाइन थी। ये देखिए ये हैं आईची के बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। इनको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आप देख पाएंगे, यहाँ पे ये सब लिख रखे हैं इन्होंने कि स्ट्रेटजिक गोल ए है 2020 तक हमें ऑल द लेटेस्ट पीपल आर अवेयर ऑफ द वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ऐसे कर करके कितने गोल्स हैं, हमें ये इतना ध्यान रखना है बस, ये आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो है वो आपको कितने मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे 20 टारगेट हैं। ये इतना ध्यान रखना है कि 20 टारगेट थे जो आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स थे। पीडीएफ में ये सब इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो पीडीएफ को आप जूम करके पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार अपनी नॉलेज के लिए। द प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू लीड टू द एडॉप्शन ऑफ पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अब देखिए क्या हुआ कि 2011 से 2020 तो हो गया, अब जब सीबीडी की प्रोसेस चल रही थी, सीबीडी का जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो 2020 तक तो हमने ये कह दिया कि इसमें क्या होगा, लेकिन इसके बाद अब 2020 के बाद क्या हुआ, तो उसके बाद एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क साइन होना था, जो यूनाइटेड नेशन की सेकंड फेज की जो मीटिंग थी सीबीडी की, अब होनी है कहाँ पे? मई 2022 कुनमिंग चाइना में। तो अब सेकेंड मीटिंग होगी ये 2022 में, मई के महीने में चाइना में, जहाँ पे 2020 के बाद अब क्या किया जाना चाहिए उस पर बात चर्चा चलेगी।
जो 15वीं मीटिंग है COP15 जो है वो कुनमिंग चाइना में, यानी कि जो 2022 की जो मई 2022 की जो मीटिंग है वो कौन सी है, वो COP15 है। इससे पहले भारत में कोई COP हुआ है क्या CBD का? भारत में हुआ है COP11, देखिए हैदराबाद में हुआ था 2012 में, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ नोट कर लीजिएगा। 2012 में COP11 हुआ था। उसके बाद जो अभी 2 पहले COP हुए हैं, COP14 हुआ है शर्म अल शेख, देखिए शहर का नाम है, सिंपल सी बात है, शर्म अल शेख नाम है इजिप्ट में। तो COP14 यानी कि 2018 में ही पिछली बार जो, इससे पहले जो हुआ 2018 में हुआ, और अब 2022 में जो होगा वो COP15 होगा कुनमिंग चाइना में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। देखिए जो कार्टाजीना प्रोटोकॉल है ये भी CBD के तहत आता है। तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल ये किस चीज़ पे है? बायोसेफ्टी पे है, यानी कि कुछ भी चीज़ अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उस टाइम पे प्रकृति में या संतुलन बना रहना चाहिए, या समाज में एक सेफ्टी रहनी चाहिए, बायोसेफ्टी रहनी चाहिए, उसके लिए कार्टाजीना प्रोटोकॉल लेके आए। ये CBD के तहत ही आता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये अपना में एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो गवर्न करती है मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। मान लेते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको मॉडिफाई किया गया हो, अगर उनका आपको ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसके तहत कार्टाजीना प्रोटोकॉल लाया गया, जिससे कि ऐसा ना हो कि गलती से अगर ये एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाए तो इससे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़े। जिस तरह से हम एक बात मान सकते हैं, कोरोना वायरस। हो सकता है कि कोरोना वायरस के ऊपर कोई पहले लैब में कोई प्रैक्टिस कर रहा हो या कोई चीज़ टेस्ट कर रहा हो, और वो मान लेते हैं वो गलती से वहाँ से रिलीज़ हो गया, तो अब उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए जिम्मेदार होगा कार्टाजीना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी का। तो एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 11 सितंबर 2003। तो 11 सितंबर 2003 को ये फोर्स में आया। कार्टाजीना कहाँ पे है? कार्टाजीना एक शहर है कोलंबिया का। कोलंबिया अपना आप एक देश है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, यानी कि महाद्वीप का। एडवांस इन्फॉर्म एग्रीमेंट जो है वो इसके अंदर प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है कि एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट, यानी आप पहले से एडवांस में इन्फॉर्म करोगे किसी भी देश में कि कभी अगर आप अपने यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आप बाकी सभी लोगों को बताएंगे कि हमारे देश में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है और हम एडवांस में आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम उसका मूवमेंट करेंगे। तो वो इसके तहत बताया जाता है कार्टाजीना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी। आपको क्या ध्यान रखना है कि कार्टाजीना प्रोटोकॉल किसके तहत है? बायोसेफ्टी के तहत है, बायोसेफ्टी के लिए है। और किसके तहत है? CBD के तहत है। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इतना आपको ध्यान रखना है। और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए चीज़ है, बस इतना ध्यान रखना है। ये कभी कभी ये पूछ सकते हैं कि कार्टाजीना कहाँ पे है, तो ये कोलंबिया साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट आता है नागोया प्रोटोकॉल। देखिए नागोया प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस चीज़ पे है? ये है एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास, आप कह सकते हो जो संसाधन हैं, क्या आपकी वहाँ पे एक्सेस है? क्या वहाँ पे आप जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं उन चीज़ों तक? और फेयर और इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि सभी लोगों को, सभी देशों को फेयर बेनिफिट्स मिले और इक्विटेबल शेयरिंग मिले फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। CBD के तहत जो भी आप यूज़ करेंगे चीज़ें, उसका बेनिफिट सभी लोगों को मिल सके, उसके तहत नागोया प्रोटोकॉल बनाया गया। 2014 में ये फोर्स में आया। 2010 में, यानी कि नागोया प्रोटोकॉल जो था, ABS का मतलब यही है, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। तो अब ये जो ABS है इसको 2010 में साइन किया जा रहा था नागोया जापान में, लेकिन जब ये फोर्स में आया, ये 2014 में फोर्स में आया जब 50 देशों ने इस पर साइन कर दिया, 50th इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन, यानी कि 50 देशों ने जब इस पर साइन कर दिया तब ये फोर्स में आया। नागोया प्रोटोकॉल अप्लाइज टू जेनेटिक रिसोर्सेज, जेनेटिक रिसोर्सेज को अप्लाई होता है दैट आर कवर्ड बाय द CBD, जो CBD के तहत कवर होती हैं और इनके यूज़ से, इनके यूटिलाइजेशन से बेनिफिट्स निकल के आते हैं, तो उसको नागोया प्रोटोकॉल एक्सेप्ट करता है। नागोया प्रोटोकॉल के तहत वो चीज़ें आती हैं। तो ये सब चीज़ें थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी इन्वायरमेंट पे। अगर आप इसको कर लेंगे तो आपका इन्वायरमेंट से जो भी सवाल बनेंगे, या जो भी सवाल बनेंगे इन्वायरमेंट के, वो आप कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। अभी एक तो वीडियो और आएंगी, इससे पूरा इन्वायरमेंट कवर हो जाएगा आपका, कि आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी सवाल बनेंगे लगभग हम वहाँ पे अटेम्प्ट करके आएंगे। अगर आपको उनकी PDF चाहिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस देखनी है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कि टेस्ट सीरीज बेसिकली इस चीज़ के लिए होती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है तो एक बार अपनी परफॉर्मेंस चेक करिए, और ये सारे मटेरियल बाकी टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आप इनको देख के पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।